बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is week number 7 and the video number 6. In our previous video we have learned about friction. Chapter number 3 friction and how the object moves. हमने अपनी previous video में क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होती है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। फ्रिक्शन मतलब किस तरीके से फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में हेल्प देती है। तो और इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वाटर रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, रोकना। तो इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट आवर क्लास द फॉर जैसे जस्ट लाइक दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ द मोशन हु गोज अपोज एक्शन। ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या है? ऐसी एक हरकत होती है जिससे क्या होती है जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उनको क्या करती है? हेल्प करती है मूवमेंट में। फ्रिक्शन जो होती है जैसे कि आपने स्पीच में देखा था ऑन पेज नंबर 60 हाउ टू बॉक्स मूव। ये बॉक्स जो है किस तरीके से मूव करेगा? अगर ये बॉक्स क्या है? हैवी है। हैवी बॉक्स जो होगा वो हैवी बॉक्स इजीली मूव नहीं कर सकेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसी और फ्रिक्शन कहाँ मौजूद होती है? इस बॉक्स के और इस ग्राउंड के साथ जो अटैच्ड होती है ज़मीन पे क्या है? इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है? फ्रिक्शन मौजूद है। अगर हम ये फ्रिक्शन ख़त्म कर दें, किस तरीके से ख़त्म करेंगे? अगर हम इस बॉक्स के नीचे व्हील लगा दें या हम इसको स्लिपरी कर दें या इसको स्लोप बना दें तो ये बॉक्स क्या कर सकेगा? ईजीली मूव कर सकेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो बहुत हैवी होती हैं, जो बहुत भारी होती हैं, उनको मूव करने के लिए क्या करा जाता है? उन ऑब्जेक्ट्स के नीचे व्हील लगा दिए जाते हैं। व्हील लगाने की वजह से उनके अंदर मौजूद फ्रिक्शन क्या होती है? वो ख़त्म हो जाती है। तो जब ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकते हैं। तो एक्चुअली और फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस अगेंस्ट द मोशन। तो फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो हरकत करने के ख़िलाफ़ क्या है? अमल करती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है या सही तरीके से जो मूवमेंट हो रही होती है ऑब्जेक्ट की उसके ख़िलाफ़ जो अमल हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम फ्रिक्शन कह रहे हैं। ओके। तो एंड हाउ टू वी रिमूव फ्रिक्शन? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि हम फ्रिक्शन को रिमूव कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने इस बॉक्स के नीचे व्हील लगा दिए। जैसे आपने ट्रॉलीज़ देखी होंगी, टीवी की ट्रॉलीज़ होती हैं या जो आप सामान ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं ट्रॉलीज़ होती हैं, उनके नीचे व्हील लगे हुए होते हैं। उन व्हील की वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो हम ख़त्म कर देते हैं। वो ईजीली ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इसके अलावा हम फ्रिक्शन जैसे आपने जो बाईसाइकिल्स होती हैं उनकी चेन ख़राब हो जाती है, उसमें जंग सी लग जाती है, यानी कि वो इजीली मूव नहीं होती, तो रुकी हुई होती है, तो उसमें फ्रिक्शन आ जाती है। मतलब वो रोक रही है ना उसको हरकत करने से, मूवमेंट करने से। तो हम उसकी फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ऑयल और ग्रीस हम क्या कह रहे हैं? लुब्रिकेंट कह रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड लुब्रिकेंट। जो क्या करती है ये लुब्रिकेंट क्या करता है? इस फ्रिक्शन को क्या कर रहा है? बिल्कुल टोटली ख़त्म कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि दरवाजे जो होते हैं उसमें से आवाज़ आ रहे होते हैं जॉइंट्स में से, जो हिंज जॉइंट्स उसके जो होते हैं, दरवाज़ों के जॉइंट जो हिंज होते हैं, कब्ज़ा जिसे हम उर्दू में कब्ज़ा भी कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जब उसको ओपन और क्लोज़ करते हैं तो उसमें से ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं। ठीक है। उन आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके किनारों पे, हिंज पे क्या कर सकते हैं? ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। उस ऑयल और ग्रीस के लगाने की वजह से उनकी जो ऑब्जेक्ट की क्या होती है? डोर की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है? वो ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये हमने क्या यूज़ किया? एक लुब्रिकेंट यूज़ किया। इससे हम कह रहे हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसी तरीके से
फ्रिक्शन पे और कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती है फ्रिक्शन पे, उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉक्स था वो ग्राउंड पे रखा हुआ था, ठीक है, वो अगर वहीं से वो फर्श जो है स्लिपरी हम कर दें तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी उस स्लिपरी बॉक्स के, या उसको हम स्लोप कर दें, टेढ़ा कर दें, उस सरफेस को स्लोपी कर दें, स्लोप बना दें वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बॉक्स इजीली मूव कर सकेगा स्लोप पे बानिस्बत सीधे सरफेस के, ठीक है। तो इस तरीके से सरफेस क्या होती है वो फ्रिक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसी तरीके से अगर एक आप मार्बल्स लीजिए और मार्बल को स्पिन करें खाली बॉक्स के अंदर और उसी मार्बल को आप वाटर में स्पिन करें, तो जो स्पिन होगा मार्बल का बॉक्स के अंदर, खाली बॉक्स के अंदर, हवा के अंदर, जैसे हम अभी मैंने बताया एयर और वाटर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो हवा में भी रेजिस्टेंस मौजूद है और वाटर में भी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन वाटर में रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एयर में रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो जो वो मार्बल है वो एयर में ज़्यादा जल्दी मूव करता रहेगा, देर तक मूव करता रहेगा, जबकि पानी में उसकी मूवमेंट जल्दी से क्या होगी, रुक जाएगी। यहाँ आप अपने पास घर में एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, एक टब लेके उसमें मार्बल्स डाल के, ठीक है। इसी तरीके से जो वेट होता है वो भी डिपेंड करता है पानी का, अगर उसमें वाटर भी ऐड हो और उसके अंदर मार्बल्स भी ऐड हो, तो जब हम उसे फोर्स मीटर से उसको हम वेट करेंगे, उसको खींचेंगे, तो जो वाटर वाला होगा वो इजीली मूव नहीं कर सकेगा, और जो खाली जिसमें वाटर नहीं होगा सिर्फ एयर होगी तो वो इजीली मूव कर देगी, क्योंकि एयर क्या होती है वो लाइट होती है, वाटर क्या होता है वो हेवी होता है। तो जो वेट है वो भी फ्रिक्शन पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो दो चीज़ें इफेक्ट कर रही है फ्रिक्शन पे, एक क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है, उसकी सरफेस, सरफेक्ट इफेक्ट्स ऑन फ्रिक्शन, एंड वेट इफेक्ट्स ऑन फ्रिक्शन। जैसे अगर कोई हल्की चीज़ होगी तो उसकी फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, और जो भारी चीज़ होगी, हेवी होगी, तो उसकी फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, फ्रिक्शन पे इफेक्ट करती। द टाइप ऑफ सरफेस और द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दोनों क्या करेंगे, फ्रिक्शन पे इफेक्ट करेंगे। व्हाट इफेक्ट्स ऑन फ्रिक्शन, surface of object and weight of object। ठीक है, अगर रफ सरफेस होगी तो वहाँ फ्रैक्शन क्या होगी, हायर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर इसी तरह स्लिपरी सरफेस होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से वेट अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जैसे हम भारी वज़न उठाते हैं, कोई भारी थैला उठाते हैं तो हमें घसीट के उसको लेके जाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पुल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर उसमें ज़्यादा सामान भरा हुआ हो। लेकिन अगर वही लाइट बॉक्स होगा तो वो ईजिली पुल हो सकेगा। तो वेट भी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन पे इफेक्ट कर रहा है। तो दोनों चीज़ें फ्रिक्शन पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस एंड एयर रेजिस्टेंस। हमने फील किया होगा कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हवा जो विंड होती है वो हमें जो है आगे बढ़ने से रोकती है। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो हमें पुश बैक करती है, पीछे की तरफ धकेलती है, या जिस तरफ उसका रुख होता है वो हमें उसी तरह कर, जैसे विंड अगर हम सीधे जा रहे हैं, विंड हमारे बिल्कुल सामने की है तो विंड हमें क्या करेगी, पीछे धकेलेगी, ठीक है। तो वो हमें पुश करती है पीछे की तरफ और हमें आगे बढ़ने से क्या होती है, रोकती है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो फोर्स विंड की जो फोर्स होती है वो हमें आगे बढ़ने से क्या कर रही होती है, रोक रही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें हम उड़ा रहे हैं या जो जैसे विंड आती है, बहुत तेज़ तूफ़ान होता है, तो उस तेज़ हवा में आप आगे इजीली मूव नहीं कर सकते। तो ये हम इसे क्या कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस, एयर की मज़ाहमत। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, एयर की मज़ाहमत। मतलब एयर जो है हमें आगे बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। जैसे कि अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस बुक के अंदर ऑन पेज नंबर 76, ठीक है। पेज नंबर 76 में आपने देखा ये साइकिलिंग कर, तो जब ये साइकिलिंग आगे की तरफ करें तो इन्हें विंड जो है, विंड क्या कर रही है, इन्हें रोक रही है। आगे की तरफ बढ़ने से विंड क्या कर रही है, इन्हें रोक रही है। तो जो इसकी साइकिलिंग है वो क्या हो रही है,
साइकिलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को इस तरह से अपनी शेप को क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ के स्ट्रीमलाइन शेप कर लेंगे ताकि जो विंड का इफेक्ट है वो ना पड़ सके, असरअंदाज ना हो सके। जैसे यहाँ पे आपने देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये साइकिलिस्ट हैं इन्होंने अपने आप को सीधा स्ट्रेट किया हुआ, लेकिन विंड से ये क्या कर रहे हैं, इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को बो डाउन कर लिया, झुका लिया, बैंड कर लिया, तो इन्होंने अपनी शेप चेंज की, तो इसकी वजह से इनकी जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए कौन सी शेप यूज़ की जाती है, स्ट्रीमलाइन शेप यूज़ की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा ये कार और ये प्लेन है, तो इनकी शेप किस तरीके की है, स्ट्रीमलाइन शेप है, तो दे बोथ है स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से ये इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और विंड में, तेज़ हवा में भी कार और एयरप्लेन आपने देखा है कि इजीली क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं ड्यू टू देयर शेप। तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है एयर रेजिस्टेंस को कम रोकती है। ठीक है, जो स्ट्रीमलाइन शेप जैसे हमने पढ़ी थी क्या होती है बेसिकली, जो आगे से इस तरीके से हो, जैसे इसकी कार को भी आप शेप देख सकते हैं और इस प्लेन की भी शेप आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है, स्ट्रीमलाइन शेप है। तो जो ये स्ट्रीमलाइन शेप है ये क्या करती है, रिड्यूस करती है एयर रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो फास्टेस्ट कार जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जो रेसिंग कार्स होती हैं वो अक्सर इस तरह से होती हैं, आगे से चपटी, जैसे आगे से फैली हुई होती है, नोकीली चपटी होती है। इसी तरह से जो फास्टेस्ट एयरप्लेन्स होते हैं ये भी इस तरह की इनकी शेप होती है, क्योंकि हवा में ज़्यादा, जो स्काई पे एरोप्लेन तो हवा में उड़ते हैं, स्काई पे होते हैं, तो वहाँ पे हवा ज़्यादा होती है। तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या करती है, रिड्यूस करती है एयर रेजिस्टेंस को। सेम इसी तरीके से पानी के अंदर भी चलने वाली शिप्स या फिर फिश जो है अगर पानी में चल रही है तो इनकी शेप भी स्ट्रीमलाइन ही बनाई जाती है ताकि ये भी वाटर रेजिस्टेंस को कम कर सकें। तो इन दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है वाटर रेजिस्टेंस का भी। तो स्ट्रीमलाइन शेप वो भी क्या करती है, वाटर रेजिस्टेंस को रोकती है। वाटर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, पानी में होने वाली मज़ाहमत। ठीक है, जब हम पानी में जाते हैं, तैरते हैं, तो पानी क्या कर रहा होता है, हम सही किस तरीके से तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। आपने स्विमर्स की शेप देखा होगा, वो अपने हाथ को आगे की तरफ कर लेते हैं, यानी कि वो अपनी शेप को किस में चेंज कर लेते हैं, एक फ़िश की तरह से चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो अपने आप को स्ट्रीमलाइन में चेंज कर लेते हैं जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, ताकि वो वाटर रेजिस्टेंस को रोक सकें। तो जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है वो एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस दोनों में क्या कर सकती है, दोनों को रिड्यूस करती है स्ट्रीमलाइन शेप। वाटर रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वाटर रेजिस्टेंस इज द फ्रिक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग वाटर। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस है और सेम लाइक वाटर रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और उसके अतराफ में मौजूद जो वाटर है उसके दरमियान उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे वाटर रेजिस्टेंस। तो फिश की शेप भी स्ट्रीमलाइन होती है, जिस तरह से एरोप्लेन की आपने देखी और इस तरह से कार की शेप देखी। तो दीज शेप रिड्यूस रेजिस्टेंस इन बोथ वाटर एंड एयर। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर द एक्टिविटी इज 3.1, 3.2। 3.1 में आपको क्या करना था, फ्रिक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स लिखनी थी कि फ्रिक्शन किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और फ्रिक्शंस कहाँ कहाँ मौजूद होती। तो आपने 4 एग्जाम्पल्स इसके अंदर लिखनी है। फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल्स एंड अर्थ, जैसे कि आपने लिखी है, तो व्हीकल्स और अर्थ के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो क्या करती है, इसे इन्हें क्या करती है, स्लो डाउन करती है और स्टॉप करती है, रोकती है। ठीक है, इसी तरह से फ्रिक्शन बिटवीन पेंसिल एंड हैंड, हमारे हाथ में जो फ्रिक्शन होती है, जब हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ में भी क्या होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो वो जो फ्रिक्शन होती है वो हमें पेंसिल को अपने हाथ में रोक के रखता है। अगर यही फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए हमें किसी लुब्रिकेंट का यूज़ करना, अगर ऑयल या ग्रीस हमारे हाथ पे लगा हुआ, लुब्रिकेंट जिसे हम कहते हैं, तो वो हम इजीली होल्ड नहीं कर सकेंगे पेंसिल को।
इसी तरह से आपको डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको एक्टिविटी में देनी है 3.1 में। इसके बाद इसकी एक्टिविटी 3.1 है एंड लास्ट 3.6। और सारी एक्टिविटीज़ हमने इसकी स्किप कर दी है, सिर्फ हमने कौन सी करनी 3.1 करनी है एंड 3.6 करनी है। और कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंटेंट के अंदर मौजूद हैं, जैसे व्हाट इज़ वाटर रेजिस्टेंस, हाउ डू वी रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ एयर रेजिस्टेंस एंड हाउ डू वी रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। तो ये आंसर क्वेश्चन। और व्हाट इफेक्ट्स ऑन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कंटेंट में मौजूद हैं पेज नंबर 50, 52 और 53 पे। यहाँ से आप ये आंसर क्वेश्चंस देख के अपनी नोटबुक में कर लेंगे। तो हेयर आवर चैप्टर नंबर 3 इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द रिव्यू ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कंटेंट। नाउ वी स्टार्ट आवर रिव्यू ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कंटेंट। हेयर आवर सिलेबस इज़ कंप्लीटेड। हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट कम टू द चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ हैबिटाट। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या था, हैबिटाट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटाट? हैबिटाट वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स। अ हैबिटाट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटाट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रहते हैं। और हेयर दे कैन फाइंड ईजीली देयर शेल्टर एंड फूड, और दे कैन हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज़। ठीक है, हैबिटाट ऐसी जगह को, किस जगह को कह रहे हैं हम हैबिटाट, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं या ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और जहाँ पे उनको इजीली फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, और हेयर दे कैन ग्रो और दे कैन सेव देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और अपने आप को एनिमीज से बचा सकें। तो उसे हमने क्या कहा, हैबिटाट का। तो डिफरेंट टाइप्स की हैबिटाट्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन कौन सी हैबिटाट्स हमने पढ़ी थी, डेजर्ट, आर्कटिक, कोरल रीफ और अदर हैबिटाट। तो हमने पढ़ी जैसे कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डेजर्ट में जो है बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत लिटिल रेनफॉल होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आर्कटिक मतलब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, स्नो होती है, तो वहाँ दोनों सेम हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि हर जगह के एनिमल्स उस हिसाब से उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि डेजर्ट, आर्कटिक, कोरल रीफ एंड अदर हैबिटाट। डेजर्ट बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस को कहते हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, और उसके एग्जांपल्स में हमने कौन कौन से एनिमल्स पढ़ते हैं, जैसे वहाँ पे कौन रहता है, कैमल रहता है, फेनिक फॉक्स रहती है, और प्लांट कौन कौन से होते हैं, कैक्टस प्लांट वगैरह वहाँ पे ग्रो होते हैं। इसी तरीके से हमने आर्कटिक में क्या पढ़ा था, पोलर बियर, स्नो होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, नॉर्दर्न ईस्ट साइड है वो अर्थ का, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। और यहाँ पे कौन कौन होता है, पोलर बियर होता है, और इसके अलावा वहाँ के जो आर्कटिक हेयर रैबिट्स रहते हैं, कुछ रैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। इसके अलावा आर्कटिक विलो, यहाँ के प्लांट्स को हम क्या कह रहे होते हैं, आर्कटिक विलो। थर्ड जो हमारी हैबिटाट थी, कोरल रीफ थी। कोरल रीफ का क्या मकसद है कि एनिमल्स में से एक तरह की एक्सक्रीशंस निकलती है, एक तरह की एक्सक्रीशन जो होती है वो एक्सक्रीट होती है, उनकी वजह से क्या होता है, उन सिक्रीशंस की वजह से वहाँ पे सीवीड्स, क्लाउन्स और बहुत सारे जो कोरल रीफ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के फिशेस जो होते हैं वहाँ पे रह रहे होते हैं। अदर हैबिटाट्स में कौन कौन से हैबिटाट्स थे हमारे पास, पॉन्ड था, फ्लावर बेड और रोटिंग लॉग। रोटिंग लॉग किसको कहते हैं, स्टेम को कहते हैं, रोटिंग लॉग स्टेम को कहते हैं। फ्लावर बेड का मतलब क्या है, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हों, पॉन्ड्स हो, गार्डन्स हो। तो आपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे हैबिटाट को नोट किया होगा, जैसे हमने उसकी एग्जांपल्स भी करी थी गार्डन्स के अंदर। अब एक गार्डन के अंदर रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से जो कुछ ऐसे होते हैं जो अंडर वाटर रहते हैं, फिश, जैसे कि अंडर वाटर रहने वाले एनिमल्स और इंसेक्ट्स वगैरह जिसे हम कहेंगे फिश के अंदर रहने वाले, वो अलग होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी हैबिटाट्स आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ सकती है, ठीक है, जिसे हमने इसमें पढ़ा था। तो ये थी हैबिटाट्स। हैबिटाट्स किसे कह रहे थे, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटाट हम ऐसी जगह को कह रहे थे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आप अपनी बुक में इनकी डिफरेंट पिक्चर्स भी देख सकते हैं, जैसे आपने डेजर्ट की देखी थी, डेजर्ट, ठीक है, आर्कटिक, डेजर्ट, आर्कटिक एंड द
कोरल रीफ, ठीक है। दिस इज़ द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट हैबिटाट्स। इसके अलावा और हमने इसमें क्या पढ़ा था, फूड चेन। व्हाट इज़ द फूड चेन? एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन एन अदर फॉर देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं अपने फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई हेयर है, रैबिट है, वो क्या खा रहा है, प्लांट को खा रहा है। उस प्लांट रैबिट और रैबिट को फिर किसने खा लिया, फॉक्स ने या लाइन ने खा लिया, तो इनके दरमियान एक चेन डेवलप हो गई जिसे हमने क्या कहा, फूड चेन। मतलब फूड कोई एग्जाम्पल अगर हम फूड चेन की दें, प्लांट किसने खाया, रैबिट ने, ठीक है। रैबिट को किसने खा लिया, फॉक्स ने। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। तो ये एक फूड चेन बन गई। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, प्लांट इज़ द प्रोड्यूसर। प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर क्योंकि ये अपनी जो फूड होता है ये खुद बनाता है, अपना फूड खुद बनाता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से रैबिट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। रैबिट क्या है, कंज्यूमर है। दो चीज़ें होती हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब ये अपनी फूड को अपना फूड डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो इन्हें हमने क्या कहा, कंज्यूमर। तो बोथ आर कंज्यूमर, रैबिट एंड फॉक्स आर कंज्यूमर एंड प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर। इसी तरह से हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, प्रे एंड प्रेडिटर। मतलब एक शिकार और एक शिकार करने वाला। प्रेडिटर क्या होता है, कैच करता है दूसरे एनिमल्स को, और प्रे क्या होता है, जो पकड़ा जाता है। जैसे कि इसके अंदर फॉक्स जो था प्रेडिटर था और रैबिट क्या था, प्रे था, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में ये भी हमने पढ़ा था। फॉक्स को हमने क्या कहा था, प्रेडिटर, और रैबिट को हमने क्या कहा था, प्रे। एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स तो हैं ये दोनों, विच इज़ द प्रोड्यूसर, इसने अपनी ग़िज़ा खुद मेक करते हैं ये अपनी फूड को, और दीज आर द कंज्यूमर्स। ये कौन है, कंज्यूमर्स। तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर पढ़ी थी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रे, प्रेडिटर, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा तो ये इन सब चीज़ों से मिलके एक क्या बन गई, फूड चेन। इसी तरह से बहुत सी डिफरेंट फूड चेन है जो आप अपने इर्द गिर्द नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस का क्या मतलब है, चेंजिंग इन द लिविंग थिंग्स और इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर हैबिटेट। उनकी हैबिटेट की वजह से उनके अंदर होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, एडेप्टेशंस कहलाती है। और कौन से एनिमल्स में हमने एडेप्टेशंस पढ़ी, और प्लांट्स में पढ़ी, कैमल में पढ़ी, कैक्टस में पढ़ी, वाटर में पढ़ी, वाटर लिली और फिश में पढ़ी। कैमल में होने वाली एडेप्टेशंस कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो उसका एक हम था। हम के अंदर उसने क्या करा था, स्टोर किया था फूड को, ताकि वो सर्वाइव कर सके डेजर्ट में। जैसे हमें पता है कि डेजर्ट में काफ़ी टाइम तक बारिशें नहीं होती, पानी नहीं मिलता है, तो वो अपना पानी, अच्छा खासा पानी पी लेते हैं, वो खाना खा लेते हैं, फिर उसे एक फेट की सूरत में अपने हम्प में, अपने इसे उर्दू में क्या कहते हैं, हम को कोहन, अपने हम के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर ये जो स्टोरिंग जो होती है फूड की, ये क्या हो रही होती है, यूज़ होती है बाद में। इसी तरह से कैमल की आईलैशेस में एडेप्टेशन थी, क्योंकि डेजर्ट में बहुत तेज़ मिट्टी होती है, हवा विंड की वजह से जो वो मिट्टी जो होती है वो आँखों में जा सके, तो इसकी आईलैशेस डबल होती हैं ताकि वो अपनी आइज़ को कवर कर सकें, लेयर सी होती है। इसके अलावा इसके हमने फूड पढ़े थे। फूड कैसे होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं इसके फूड, ताकि वो डेजर्ट पे तेज़ी से दौड़ सके। जैसे हमने पढ़ा था कि कैमल को हम क्या कहते हैं, सहरा का जहाज़ या एरोप्लेन्स इन डेजर्ट, एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है कैमल को, बिकॉज ऑफ देयर फूड, क्योंकि वो बहुत तेज़ रनिंग कर सकता है, कहाँ पे, डेजर्ट के अंदर। इसी तरह से उसकी जो नोस्ट्रिल्स थी, वो जब बहुत तेज़ हवा चलती तो वो अपनी नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेता, ताकि जो विंड है, वो जो डस्ट है, जो सैंड है, वो उसके नाक के ज़रिए मुंह में ना जाए, ठीक है। ये तो एडेप्टेशन थी कैमल के अंदर। इसके बाद हमने एडेप्टेशंस किस में पढ़ी थी, कैक्टस के अंदर पढ़ी थी। कैक्टस के अंदर होने वाली एडेप्टेशंस कौन कौन सी थी, कि एक उसके अंदर फ्लैशी स्टेम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने आप को, अपना जो वाटर को अपने लीफ स्टेम के अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। उसमें लीव्स नहीं होती, लीव्स की जगह पे क्या होती है, स्पाइंस होते हैं, ताकि वहाँ से वाटर वेपोरेशंस ना हो सके। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस, जिसमें पानी का अखराज होता है, वाटर का अखराज होता है, वो इजीली नहीं हो सके स्पाइंस की वजह से। क्योंकि स्पाइंस कैसे होते हैं आपको पता है, स्पाइंस किसको कहते हैं, कांटों को कहते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर एक वैक्स लेयर भी थी, और उसकी जो वैक्स लेयर थी, वैक्स लेयर्स की वजह से उसके अंदर क्या हो रहा था,
वाटर स्टोर्ड होता है और वाटर का एवापोरेशन नहीं हो सकता उस वैक्स लेयर की वजह से। तो ये तीनों एडेप्टेशन किस में थी, कैक्टस में। इन तीनों एडेप्टेशंस की वजह से ये इजीली कहाँ रह सकता है, डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था वाटर लिली। वाटर लिली के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके जो स्टेम होते हैं ब्रॉड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ताकि जो है ये पानी की सतह पे तैर सके। इसके अलावा जो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं। ज़्यादातर जो बेसिकली अपर स्टोमेटा होते हैं वो इनर सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टोमेटा अपर सरफेस में मौजूद होते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक वैक्स कोटिंग होती है ताकि ये इसके ऊपर पानी आ ना सके। हमने एडेप्टेशन किस में पढ़ी थी, वाटर लिली में। जैसे हमने बताया था अभी क्या था, उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, ऑन देयर अपर सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिश के अंदर हमने एडेप्टेशंस पढ़ी थी। फिश में होने वाले एडेप्टेशंस में सबसे पहले उसके गिल्स थे ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सके अंडर वाटर। इसके अलावा उसके फिन्स और टेल्स से ताकि वो अंडर वाटर स्विम कर सके, और उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, उसकी बॉडी की शेप ऑफ बॉडी ऐसी थी कि वो इजीली क्या कर सके, पानी के अंदर तैर सके। तो ये एडेप्टेशंस किस में थी, फिश में। इसके बाद हमने पढ़ा था चेंजिंग हैबिटाट्स। चेंजिंग हैबिटाट्स का क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजिंग ड्यू टू द लिविंग थिंग्स और ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स की वजह से एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियाँ, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, कटिंग ऑफ प्लांट्स। कटिंग ऑफ प्लांट जैसे पता है, जब हमें जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो वहाँ लोगों को रहने की जगह भी चाहिए होती है। तो जब जहाँ पे बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, कटिंग ऑफ प्लांट्स करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स की कटिंग हो जाती है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, डिफॉरेस्टेशन कह रहे होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और हार्मफुल है। इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो सकती है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है कि जब ये कटिंग हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, तो यहाँ पे जो सैंड होती है, सॉइल होती है, वो रुक नहीं पाती। जब बारिश होगी या तेज़ हवा होगी तो वो सॉइल तेज़ी से क्या होगी, वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, हट जाएगी। तो उसे हमने क्या कहा, सॉइल इरोजन कहा। तो सॉइल इरोजन की वजह से लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सैलाब आया था तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में लैंड स्लाइडिंग हुई थी। तो इसे हमने क्या कहा है, ये कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कह रहे होते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रही है, हैबिटाट्स, चेंजिंग इन हैबिटाट्स की वजह से ये हो रही हैं, सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा हमने पॉल्यूशंस पढ़ी थी कि वाटर पॉल्यूशन थी, एयर पॉल्यूशन थी और लैंड पॉल्यूशन थी। लैंड पॉल्यूशन जैसे हम खाना पीना खा रहे हैं, सारा रबिश जो है हम ज़मीन पे फेंक देते हैं, कूड़ा करकट ज़मीन पे फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है, जो लैंड है वो पॉल्यूटेड हो रही है। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या मतलब कि फैक्ट्रीज़ और व्हीकल से निकलने वाला स्मोक जो है वो हवा में शामिल हो रहा है और एक लेयर बना रहा है हवा में जाके, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो पॉल्यूटेड हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे अस्थमा वगैरह। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, और इसके वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ा था। वाटर पोल्यूशन में हमने क्या था कि जो केमिकल और वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी समंदर में फेंकी जा रही होती है फैक्ट्रीज़ की, जिसकी वजह से वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है। इसके अलावा हमने एक पिक्चर में भी देखा था कि वहाँ पे ऑयल गिर गया था पानी के अंदर, जिसकी वजह से वो पूरा जो वाटर था वो पॉल्यूटेड हो गया। तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें था हैबिटाट, फूड चेन, एडेप्टेशंस, चेंजिंग हैबिटाट्स, ये सारी चीज़ें। और इनकी हमने क्या करनी थी, वर्कबुक एक्टिविटीज़ करनी थी और राइट आउट करना था। राइट आउट आपने अपनी नोटबुक के अंदर करने, और इसकी वर्कबुक एक्टिविटीज़ आपको किसके अंदर करनी है, वर्कबुक के अंदर करनी है। वर्कबुक के एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल थी, 1.1 थी, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 1.6 इंक्लूड नहीं है, 1.7, 1.1 to 1.7 ऑल वर्कबुक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट 1.6। ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड है। इसके अलावा ट्राई इट आउट है, ठीक है। अब आ जाइए काम टू द चैप्टर नंबर 2, मूविंग एंड ग्रोइंग, हाउ टू वी मूव एंड हाउ टू वी ग्रो। तो किस तरीके से हमने मूव किया था और किस तरीके से ग्रोइंग होती है हमारे अंदर, तो इससे हमने कह रहे होते हैं मूविंग एंड ग्रोइंग। मूविंग एंड ग्रोइंग, तो टॉपिक इसमें कौन सा था, बोन्स एंड द स्केलेटन। व्हाट इज़ द बोन, द हार्ड पार्ट इनसाइड आवर बॉडी, इट्स कॉल्ड बोन। हमारे अंदर मौजूद जो हार्ड पार्ट है, जैसे हम अपने आप को फील करके देखें, यहाँ फिंगर्स को आपने फील किया, सर को आपने हेड को फील किया, तो आपने क्या फिर शोल्डर्स आपने फील किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक हार्ड पार्ट है। इस हार्ड पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, बोन्स।
और ये सारे हार्ड पार्ट्स और बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ स्केलेटन। बोन्स आपस में ज्वाइन होने के बाद एक क्या बना लेती हैं, स्केलेटन बना लेती हैं। ये स्केलेटन हमें क्या करता है, स्केलेटन प्रोवाइड अस सपोर्ट एंड स्केलेटन गिव अस शेप। स्केलेटन हमें एक शेप दे रहा है और हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम इजीली खड़े में इजीली मूव कर रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स क्या क्या थे, क्रेनियम, स्केप्यूला, हमारे जो हाथ के थे जैसे ये क्रेनियम था, ये स्केप्यूला हमने इसे कहा ह्यूमरस का, ठीक है, वो इसे हमने क्या कहा, रेडियस अल्ना कहा, फ्लेंजिस कहा, स्पाइन को हमने वर्टिब्रा कहा, और हमने अपनी जो ब्रेस्ट बोन थी स्टर्नम कहा। इसी तरह पैटिला है। ये सारे जो पार्ट्स ऑफ क्या थे, स्केलेटन थे। आप देख रहे थे ऑन पेज नंबर 32। तो दीज आर और द स्केलेटन पार्ट्स। तो ये सारे स्केलेटन पूरा स्केलेटन था, और इन सब से स्केलेटन जो है ज्वाइन, ये सारे पार्ट्स जब आपस में ज्वाइन हुए बोन्स के तो क्या बन गया, एक स्केलेटन बन गया। इसकी वजह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन इसका हमने पढ़ा था। फंक्शन में ये हमें क्या कर रहा होता है, एक तरह से सपोर्ट देता है, जिस हम खड़े में इजीली, जैसे आपने देखा होगा अगर हमारा स्केलेटन ना हो तो हम एक जेलीफिश की तरह हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। यू कैन सी दिस पिक्चर। इसका स्केलेटन नहीं है इसमें, तो इसकी आप शेप देख सकते हैं कैसी। तो आपको पता है कि हमारे अंदर मसल्स होते हैं, उनकी जो जॉइंट होते हैं स्केलेटन के साथ। तो ये जो स्केलेटन हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, स्केलेटन जो हमें हेल्प कर रहा है वॉकिंग में, सिटिंग में, ये था फंक्शन ऑफ स्केलेटन। इसके अलावा स्केलेटन जो है कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे हमारे हार्ट को, लंग्स को, इंटेस्टाइन को, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। इसके बाद हमने स्केलेटन ऑफ अदर एनिमल्स भी पढ़े थे कि अदर एनिमल्स के स्केलेटन में और ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या कंपैरिजन। देन कम टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही हैं, टू बोन्स ज्वाइन मीट टुगेदर, इट्स द कॉल्ड जॉइंट्स। जैसे कि दिस बोन एंड दिस बोन ज्वाइन विद दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस शोल्डर जॉइंट को हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा था, नेक जॉइंट को हमने पिवट जॉइंट कहा था, और थंब जॉइंट को हमने क्या कहा था, सैडल जॉइंट कहा था। तो ये सारे जॉइंट्स जो थे, सारे जॉइंट्स क्या थे, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट। इनकी एग्जाम्पल क्या कहती, हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट आर जस्ट लाइक आवर एल्बो और नी जॉइंट, और फ्लेंजेस फिंगर्स के जॉइंट्स जो थे हिंज जॉइंट थे। पिवट जॉइंट को हमने क्या, पिवट जॉइंट को हमने क्या कहा था, नेक जॉइंट कहा था, और सैडल जॉइंट इज द थंब जॉइंट। ये सारे जॉइंट्स थे। इन जॉइंट्स, अगर ये जॉइंट्स ना हो तो हमारे हैंड और हमारी नेक मूव नहीं कर सकेगी, इसमें मूवमेंट नहीं हो सकेगी, या हम उठ बैठ नहीं सकेंगे अगर ये जॉइंट मौजूद नहीं हो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मसल्स एंड टेंडन्स। सो व्हाट आर द मसल्स एंड व्हाट आर द टेंडन्स। मसल्स क्या थे, मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटल टफ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम मसल्स कह रहे होते हैं, जो कि कुछ अटैच्ड होते हैं हमारे स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्केलेटल से अटैच नहीं होते बल्कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ जो अटैच होते हैं हमारे स्केलेटल के साथ, उन्हें हमने क्या कहा था, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। तो ये मसल्स क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, पेयर के अंदर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। मतलब एक मसल्स स्ट्रेच होगा, बैंड होगा, तो दूसरा मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे मसल्स थे। और इसके अलावा हार्ट जो था, हार्ट जो है हमारा दिल जो है, वो भी एक मस्कुलर पंप है, ये भी मसल्स का बना हुआ है। इसी तरह से हमने टेंडन्स का कहा था। तो व्हाट आर द टेंडन, टेंडन इज द कोड जो कि ज्वाइन करता है मसल्स को, विच ज्वाइन मसल्स टू द बोन्स, बोन्स के साथ मसल्स को ज्वाइन करता है, उसको हमने क्या कहा था, टेंडन्स को कहा था। टेंडन्स आप फील कर सकते हैं, अपने एल्बो पे हाथ रखें, आपको एक हार्ड पार्ट फील होगा, तो इट इज़ द टेंडन। इसको हमने क्या कहा, टेंडन कहा। तो दिस इज द टेंडन, ठीक है। तो मसल्स एंड टेंडन्स, जो टेंडन्स हार्ट, और सबसे जो लॉन्ग मसल, जो लॉन्ग टेंडन था वो कौन सा होता है, आपकी लेग में मौजूद होता है, हील के साथ मौजूद होता है। हील को आप अपने हील के ऊपर टच करें तो वहाँ एक मसल लंबा सा जो है, उसे हम कहते हैं एकाइल टेंडन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारे इन पैरों के टेंडन्स पे पड़ता है, वजन पड़ता है, हमारे पैरों पे पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी का। तो इसीलिए जो ये टेंडन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, बोन्स एंड द स्केलेटन, जॉइंट्स एंड मसल्स एंड टेंडन्स। इसकी एक्टिविटी के अंदर हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने करी थी, वर्कबुक के अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ इसकी की थी, 2.1 की थी, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5 हमने नहीं की थी, 2.6 एंड 2.7। सिर्फ हमने इसमें से कौन सी स्किप की है? 2.5 हमने इसमें से स्किप की है। बाकी 2.1 to 2.7 ऑल एक्टिविटीज़ हमने इसके अंदर करी हैं चैप्टर नंबर 2 में। इसी तरह से इसकी कुछ ट्राइट आउट है जो कि आपने कहाँ करना है? अपनी नोटबुक में करना। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3। ओके, नाउ इन चैप्टर नंबर 3 हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स। ओके, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच इज़ अगेंस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो कि फ्रिक्शन क्या होती है? ऐसी फोर्स है जो कि चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के ख़िलाफ़ अमल करती है, उनको मूव करने से रोकती है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कह रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पे रुकी हुई हैं, अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और जिस तरह से हम वॉक कर रहे होते हैं, ग्राउंड पे वॉक कर रहे होते हैं, तो एक फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारे पैरों के दरमियान और उस ग्राउंड के दरमियान एक फ़ोर्स होती है फ्रिक्शन की, जिसकी वजह से हम इजीली वॉक करते हैं। अगर वो ग्राउंड अगर स्लिपरी हो या ग्राउंड पे वाटर हो या ऑयल गिरा हुआ, तो हम वहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे। तो ये स्लिप होने की वजह क्या हुई कि वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो इसे हमने क्या कहा था? फ्रिक्शन। इट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन, जैसे कि आपने अपनी बुक के अंदर भी देखी थी। चैप्टर नंबर जो 3 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 59, फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स। और फ्रिक्शन किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई वेट होगा, ज़्यादा वजन होगा, भारी होगा, तो वो इजीली उसकी मूवमेंट नहीं हो सकेगी, उसे इजीली पुल नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से अगर वेट कम होगा तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट इजीली क्या कर सकेंगे? पुल कर सकेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा? फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स। इसका सेकंड टॉपिक, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन किस तरीके से हीट प्रोड्यूस कर सकती है? जैसे कि सर्दियों में आप अक्सर अपने हैंड को रब करते हैं, तो हैंड को रब करने की वजह से क्या होता है कि हमारे हाथों के दरमियान हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जब ये माचिस, मैच बॉक्स नहीं थे, तो क्या करते थे ये लोग क्या करते थे? पत्थर को आपस में रगड़ के उसमें से मतलब अपना जो लकड़ियाँ जलाते थे और खाना वगैरह पकाते थे, वो पत्थर को रगड़ के आपस में करते थे, यानी कि फ्रिक्शन क्या आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रिक्शन क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। सेकेंड इज फ्रिक्शन कोज वेयर एंड टेयर। फ्रिक्शंस की वजह से वेयर एंड टेयर का प्रोसेस कैसा? मतलब जैसे अगर आपने इरेज़र को रब किया तो उसमें से आपने देखा होगा कुछ पार्टिकल्स से जो होते हैं इरेज़र के, वो अलग हो जाते हैं। और ये आपका जो शूज़ होता है, न्यू शूज़ और ओल्ड शूज़ में क्या होता है? फ़र्क होता है। जैसे कि आपने वो उसमें वेयरिंग होना शुरू हो जाती है, टॉर्न आउट हो जाते हैं वो। जैसे आप अपनी पेज नंबर 67 पे देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड शूज़। सोल जो इसका होता है वो कैसा हो जाता है? सोल जो पैटर्न होता है वो वॉर्न आउट हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो सकते हैं? आप स्लिप हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो शूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके सोल के दरमियान क्या होती है? एक फ्रिक्शन मौजूद होती है ग्राउंड के साथ। तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं? माउंटेन पे चढ़ सकते हैं। वो डिफरेंट टाइप के क्या पहनते हैं? शूज़ पहनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? किसी लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल का या ग्रीस का यूज़ किया
तो वहाँ से हमने फ्रिक्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया फ्रिक्शन को। जैसे आपने देखा होगा कि डोर जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हिंज, जो डोर के जॉइंट होते हैं, हिंज जिन्हें हम कह रहे होते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन को हमें कम करना पड़ता है। कहीं कहीं फ्रिक्शन ज़रूरी होते हैं और कहीं फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं होती। जैसे कि बाईसाइकिल की चेन होती है, तो अगर चेन के दरमियान फ्रिक्शन आ जाती है तो वहाँ पे वो साइकिल इजीली मूव नहीं कर सकती। तो उस चेन में से फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, जिससे हम ऑयल और ग्रीस कह रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड था व्हाट इफेक्ट्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस पे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो सरफेस एंड द वेव। सरफेस कैसी होनी, फ्रिक्शन, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक बहुत हेवी बॉक्स है तो उसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो उसे हम इजीली पुश नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम उसी सरफेस पे नीचे व्हील लगा दें, तो व्हील लगाने से हमने क्या किया, उसको जब हम मूव करेंगे तो हमने उसकी फ्रिक्शन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फ्रिक्शन की जो सरफेस, फ्रिक्शन पे जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन। इसी तरीके से वेट, अगर ज़्यादा वेट होगा तो वो इजीली पुश नहीं हो सकेगा या पुल नहीं हो सकेगा, और अगर वेट कम होगा तो वो इजीली पुश और पुल कर सकेंगे। तो वेट एंड सरफेस इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन। इसके बाद हमने पढ़ी थी एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस। जैसे कि हम विंड में चल रहे होते हैं तो बहुत तेज़ हवा होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उससे हमने एयर रेजिस्टेंस का। इसी तरह पानी में जब हम स्विम करते हैं तो हम अपने आप को स्विमिंग के लिए एक पोजीशन करते हैं, हाथों को आगे कर लेते हैं और अपने आप को स्ट्रीमलाइन शेप में ले आते हैं। तो उस शेप में लाने की वजह से हम अपने अंदर से वाटर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस। और हाउ डू वी रिड्यूस एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन शेप। तो ये सब चीज़ें हमने किसके अंदर पढ़ी, चैप्टर नंबर 3 में। इसकी एक्टिविटी, इसका वर्क बहुत ही कम है, इसके अंदर सिर्फ एक्टिविटी है 3.1 एंड 3.6। इसके अलावा ट्राई इट आउट इसमें नहीं है, सिर्फ इसके आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको कंटेंट में दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, व्हाट इफेक्ट्स ऑन फ्रिक्शन, व्हाट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, व्हाट इज़ एयर रेजिस्टेंट, हाउ डू वी रिड्यूस वाटर एंड एयर रेजिस्टेंस। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके कंटेंट में मौजूद है, इसे आपने अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 हैव बीन कम्प्लीटेड। यहाँ पे आपके तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लास्ट में अपने कॉपी में फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज का टाइटल पेज बनाएंगे एंड देन राइट द कंटेंट लिखेंगे, जहाँ पे सिर्फ आप चैप्टर्स के नेम लिख देंगे और वर्कबुक और एक्टिविटीज़ का आप शो कर देंगे कि ये इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा आपको चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। MCQs के लिए MCQs जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जो आपके कंटेंट में मौजूद है ज़रूरी नहीं कि वही MCQs आपके असेसमेंट में आए। तो आपके जो MCQs है उसके लिए आपको ये सारे चैप्टर रीड करने होंगे। इसके अलावा आपको एक इंडेक्स अपनी कॉपी बनाना है, डेट एंड डे वाइज, ठीक है। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आपको ये इंडेक्स अपनी कॉपी पे कम्प्लीटली बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द असेसमेंट पैटर्न और फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म असेसमेंट पैटर्न। किस तरीके की असेसमेंट आएगी, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, असेसमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म में आपको सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके पास है सेक्शन ए का। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी। which is based on MCQs, multiple choice questions. इसके बाद आपके पास है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसके बाद है सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ असेसमेंट। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। MCQs की प्रिपरेशन मैंने आपको बताया है, बुक की रीडिंग करेंगे आप, चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे तो आपके MCQs की प्रिपरेशन हो सकेगी।
इसी तरीके से सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो आपने क्या करना है, सारी अपनी एक्टिविटी बुक्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है और जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप सेक्शन बी और सेक्शन सी अटैम्प्ट कर सकें। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो आप इस वीडियोज़ जो हमने सारी आपको करी हर चैप्टर्स की, तो वो आप अगेन एंड अगेन वीडियोज़ देखें और चैप्टर्स को समझें। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म सिलेबस। ये हमारी लास्ट वीडियो थी फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म की। आपको अपना वर्क कंप्लीट करके अपनी कॉपीज़ और अपनी वर्क बुक एक्टिविटी बुक जो है यहाँ सेक्शन पे सबमिट करवानी है फॉर चेकिंग के लिए इसी वीक में आपको यहाँ पे सबमिट करवानी है सारा काम कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।